हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पहले 2 पार्ट में हमने दोस्तों स्टार्टिंग के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले पार्ट में हमने स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को कवर किया था। आज के हम थर्ड पार्ट में हुक्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 5वां। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे बिकॉज यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे एंड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो हुक्स लॉ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। एंड दोस्तों, 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ पर्सनल रीजन थे उसके, बट आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब से आपकी क्लास रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यू सेम टाइम पर। जैसा कि आपको बताया था, इवनिंग में 9 बजे आपको सॉम एंड मॉस की क्लास मिलेगी, शाम को 7 बजे मैथ की क्लास मिलेगी। ये टाइम रेगुलर रहेगा आपका, ठीक है। पर डे क्लास मिलेगी, थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद ही कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे ये पार्ट आप ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो आपको पहले चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का दोनों का PDF दे देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको वीडियोज़ के अपडेट भी देता रहता हूँ। इसके अलावा अभी 2 दिन से क्विज नहीं हो पा रहे थे, बट अब कल से क्विज भी आपके रेगुलर हो जाएंगे। मॉर्निंग में आपको क्विज मिला करेंगे, 1 या 2 क्विज, मतलब MCQs, जिनसे कि आपके SSC JEE वगैरह में आगे आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। तो वहाँ से आपको पहले से ही आप तैयार रहेंगे कि इन टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जो JEE में पूछे जाते हैं। तो आपको साथ साथ वहाँ से भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चैप्टर का, पहले चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का एक साथ कंबाइंड PDF आपको मिल जाएगा, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। वो मिलेगा इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो कुछ बच्चे नए होंगे, वे सभी इस चैप्टर के टॉपिक्स के नाम लिख सकते हैं, और जिन्होंने पहले से लिख रखा है बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लिख लीजिए दोस्तों 5वां टॉपिक, यानी हुक्स लॉ को समझते हैं हम। हुक्स लॉ, 2 तरह के लॉ पढ़ेंगे आप इसमें। एक तो हुक्स का जो लॉ है वो, इसके अलावा हुक्स मॉडिफाई लॉ भी पढ़ेंगे आप। हुक के नियम में कुछ कमी थी, बाद में उसमें संशोधन किया गया था, तो हुक के नियम का संशोधन भी पूछा जाता है और हुक्स लॉ भी पूछा जाता है। दोनों लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप 5वें टॉपिक को लिख लीजिए हेडिंग के रूप में। सभी लोग हेडिंग लिख लेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे हम, एकदम आराम आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखेंगे हुक्स लॉ। सभी लोग हेडिंग लिख लीजिए हुक्स लॉ, और वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। इसमें से एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। और नहीं भी पूछेगा तब भी आगे के सभी टॉपिक आपके यहीं से क्लियर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो अब बात करते हैं हम 5वां टॉपिक, जिसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं हुक का नियम। हुक का नियम। अब क्या नियम होता है हुक का, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा, और मैं इस नियम को आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। मैं एक कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जो मेरे द्वारा क्रिएट की गई स्टोरी है। ये रियल नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है। इसको बनाया गया है जिससे कि हम इस नियम को ईजिली समझ सकें। इस स्टोरी में आपको हुक्स लॉ भी समझ में आ जाएगा, और हुक्स का जो मॉडिफाई लॉ है, संशोधित नियम है, वो भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो प्लीज़ करके आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपके हुक हैं, कौन है हुक, जिन्होंने नियम दिया है हुक्स, ठीक है। ये हो गए मेन, एक तो हुक हैं। दूसरे आप यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यंग के बारे में, ठीक है। यंग, जैसे आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैपिटल E के 2 नाम होते हैं, एक प्रत्यास्थता मापांक होता है, दूसरा यंग मापांक भी हम इसको कहते हैं। यानी एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक यंग्स मॉडुलस। तो वो जो यंग्स मॉडुलस आते हैं वही वाले यंग हैं यहाँ, ठीक है, जो आप फिजिक्स में पहले कभी पढ़े होंगे। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं। अब कहानी को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हुक है और यंग है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, हुक को माना है गुरु और ये है शिष्य। जिन्होंने नियम दिया है उनको गुरु मान लो आप सभी, ठीक है। हुक है यहाँ पर गुरु, और ये कौन है, ये इनके चेला हैं यंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। जैसे आप लोग कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल करते हैं, आपके सर होते हैं, सर आपको ऑर्डर देते हैं कि ये कीजिए, आप वैसा ही करते हैं। तो उसी तरह से क्या करेंगे, ये हुक बोलेंगे किससे, यंग से। हुक यंग से कहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ली थी दोस्तों माइल्ड स्टील की एक रॉड ले ली। कोई रॉड मतलब होता है छड़, ये सपोज क्या है, ये मृदु इस्पात की छड़ है। माइल्ड स्टील की एक रॉड है,
ठीक है, ये ऊपर से फिक्स कर रखी है। यहाँ पर इन्होंने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया इस पर, बल लगाया, बल। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इस पर लगाएंगे फोर्स, रॉड पर फोर्स लगा के इसको खींचेंगे और देखेंगे कितनी इसकी लंबाई बढ़ रही है। मैं साथ में इधर ग्राफ भी आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझते चलना है, जिससे कि आप लोगों को इजीली ये नियम समझ में आ जाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्स अक्ष पे तो लिया था स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं विकृति। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, विकृति, जिसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। बाई एक्स पे लिया था स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है, जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको प्रतिबल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबल। इतना समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। आप सब जानते हैं जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ये हम लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। चूंकि ये जो छड़ है दोस्तों, इस छड़ का एरिया कांस्टेंट है, यानी इसका एरिया हमने मान लिया ए है, तो इस ए में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। एंड हमने इसकी लेंथ मान ली, सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी स्टार्टिंग में वो एल थी। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम देखेंगे जितना हम फोर्स लगाएंगे, हम समझेंगे हम फोर्स अगर बढ़ेगा यहाँ से तो आपको पता है साथ में स्ट्रेस भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं इतना। डेट मीन्स आप क्या समझेंगे, जब मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया, सपोज हमने यहाँ पर फोर्स लगाया कितना, 1 kg, 1 kg, तो आप क्या समझेंगे, हम स्ट्रेस लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेस लगा दिया। एंड मान लिया इसकी लंबाई जो बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ बढ़ गई कुछ। पहले सपोज ये रॉड 1 मीटर की थी और मान लिया लंबाई बढ़ गई इसकी 1 mm, लेंथ इसकी बढ़ गई, यानी 1 kg फोर्स लगाने पे लेंथ कितनी बढ़ गई, 1 mm। तो जो लेंथ में चेंज हो रहा है और अपॉन ओरिजिनल लेंथ था ये स्ट्रेन होता है। तो अब आप समझेंगे क्या, आप समझेंगे हमने 1 kg का फोर्स लगाया, यानी स्ट्रेस लगाया, इधर को 1 स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन कितना आया, यानी लेंथ में चेंजिंग 1 mm हो रही है, तो आप समझेंगे 1 जो आया इसमें स्ट्रेन आ गई इतनी। ठीक है, ऐसे समझते चलना ध्यान से। मतलब कहने का ये है, जो फोर्स लगाएंगे उसको इधर डिनोट करेंगे स्ट्रेस के टर्म में, और जो लेंथ में चेंजिंग आ रही है उसको स्ट्रेन के पदों में दिखाएंगे। ये समझने के लिए है। मैं लास्ट में आपको ये वाला ग्राफ बनाना होगा, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब ध्यान से सुनेंगे क्या, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। हुक ने कहा यंग से, हुक ने किससे कहा, यंग से, इनके चेला हैं, शिष्य हैं। तो हुक ने इनसे कहा क्या कि आप इस पर 1 kg फोर्स लगाओ और देखो इसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया, यंग ने 1 किलो बल लगाया, देखा कि कितना हुआ, 1 mm लंबाई बढ़ गई। इन्होंने कहा इस बल को हटा दो। किसने कहा, हुक ने कहा यंग से इसको हटा दो। इन्होंने हटाया, जब इन्होंने हटाया तो पता चला कि यहाँ तक जो लेंथ बढ़ी थी फिर से वापस यहीं पे पहुँच गया। डेट मीन्स वापस बल हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में पहुँच गया। तो इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ तक बॉडी कैसी है, इलास्टिक है, यहाँ तक कैसी है, इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है, क्योंकि फोर्स हटाने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में पहुँच जा रही है बॉडी। इन्होंने कहा चलो इसे हटाओ, अब आप लगाओ 2 kg का फोर्स। कितना फोर्स लगाओ, अब आप फोर्स लगाओ इस पर 2 kg। इन्होंने 2 kg फोर्स लगाया, 2 kg फोर्स लगाने पर पता चला 2 mm लंबाई बढ़ी। क्या पता चला, 2 mm की लेंथ बढ़ गई। इन्होंने कहा ठीक है अब इसको हटाओ। ठीक है, जब यंग ने यहाँ से हटाया तो पता चला ये फिर से वापस लौट जा रहा है। तो हुक ने कहा यहाँ तक भी क्या है, ये यहाँ तक भी इलास्टिक है। फिर इन्होंने कहा और फोर्स लगाओ। इन्होंने लगाया 3 kg का फोर्स। 3 kg लगाने पे पता चला 3 mm लंबाई बढ़ गई। कितनी लेंथ बढ़ी, 3 mm इसकी लेंथ बढ़ गई। फिर कहा इसको हटाओ। इन्होंने हटाया यहाँ से, जब हटाया तो पता चला कि ये फिर से क्या हो गया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में पहुँच गया। समझ पा रहे हैं। आगे फिर ऐसे और फोर्स लगवाते गए, एक पॉइंट ऐसा आया 4 kg आ गया, सपोज यहाँ पर 4 mm लेंथ बढ़ी। एंड इसके बाद आगे इन्होंने जैसे 5 kg का फोर्स लगाया, कितना लगाया, 5 kg का, तो पता चला कि यहाँ पर जो लंबाई में चेंजिंग आ रही थी वो इतनी, यानी कि 4 mm ना करके, ये 5 के अकॉर्डिंग 5 mm ना करके यहाँ पर लेंथ में चेंज आ गई, सपोज 4.7 mm। अब इन्होंने कहा यहाँ रुक जाओ। किसने, हुक ने कहा यहाँ रुको, अभी यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्या, हुक ने यंग से कहा, पहले 1 kg फोर्स लगाया, फोर्स को हटाया, फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, मतलब यहाँ तक इलास्टिक थी बॉडी। फिर उन्होंने यहाँ देखा 2 kg, यहाँ पर 2 kg लगाया, 2 mm लंबाई बढ़ी, फोर्स हटाया, फिर से ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ तक भी इलास्टिक था। 3 kg लगाने पर 3 mm लंबाई बढ़ी और फोर्स को हटाया तो फिर से ये यहाँ से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में पहुँच गया, मतलब यहाँ तक भी इलास्टिक था।
4 पर लगाया, 4 तक भी इन्होंने फोर्स हटा के देखा, फिर से ये ओरिजिनल शेप और साइज में पहुंच गया और लंबाई भी 4 mm बढ़ रही है। अब इन्होंने जैसे 5 kg का फोर्स लगाया तो ये लेंथ जो जिस अनुपात में पहले बढ़ रही थी उस रेशियो में ना बढ़ के यहाँ पर कुछ अलग आया, 4.7 या 4.6 कुछ भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो मतलब यहाँ 5 mm नहीं आया। और इन्होंने जब इस बल को हटा के देखा तो फोर्स हटाने के बाद इन्हें क्या मिला कि ये अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप और साइज में भी नहीं पहुंच रहा था, यानी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में ये नहीं पहुंच रही बॉडी। तो इन्होंने कह दिया यहाँ तक, इस पॉइंट को जहाँ तक क्या हो रहा था, जहाँ तक इस बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद फोर्स को जैसे ही हटाया फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में पहुंच जा रहा था, इसको बोला ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। इसके जस्ट बाद आप थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा भी फोर्स और लगाया इन्होंने, मतलब 5 kg फोर्स लगाया तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा रहा है। तो इन्होंने इस पॉइंट को एक नाम दे दिया, सपोज इन्होंने कह दिया ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है। और ये जो ए पॉइंट है कैसा पॉइंट है, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। कैसा, इलास्टिक लिमिट, यानी इस पॉइंट तक इस बॉडी की इलास्टिक लिमिट मिल गई। इसके बाद से जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं जा पाता। तो यहाँ से हुक ने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि जब आपने 1 kg का फोर्स लगाया तो 1 mm लेंथ बढ़ी, 2 kg फोर्स लगाने पे 2 mm लेंथ बढ़ी, 3 kg लगाने पर 3 mm बढ़ी, 4 kg फोर्स लगाया तो 4 mm लेंथ बढ़ी। ठीक है, यहाँ तक, कहाँ तक, 4 तक। तो इनको अगर आप आपस में मिलाएंगे, सपोज यहाँ मिलाया, इन दोनों को यहाँ मिला दिया, इसको इससे यहाँ मिलाया, इसको यहाँ पर मिला दिया ऐसे, तो यहाँ पर इन्हें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक सीधी लाइन मिल गई इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, यहाँ से एक सीधी लाइन, ये समझ पा रहे हैं कहाँ तक, इस पॉइंट ए तक सीधी लाइन मिली, ये पॉइंट ए है। सभी दोस्तों को ये चीज़ समझ आ रही है। तो ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पॉइंट जो था ए, ये पॉइंट तो हो गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट। क्या है ये, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। हिंदी में दोस्तों कहते हैं इसको प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। मैं ये चीज़ इधर से मिटा रहा हूँ, जो काम की चीज़ें उसे लिखेंगे, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा, एकदम से ध्यान से सुनते रहिएगा बस। इसको क्या कहेंगे आप, प्रत्यास्थता सीमा और बिंदु, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु ए पॉइंट है। ठीक है, और इस ए पॉइंट तक आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेस है वो इस स्ट्रेन के बिल्कुल सीधे समानुपाती है, अनुपात में समान है, समानुपाती है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेस है, इधर क्या बताया था आपको, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, और ये क्या, स्ट्रेन मतलब विकृति है ये। तो यहाँ पर कहाँ पर, इस पॉइंट ए तक कैसा मिला, स्ट्रेस स्ट्रेन के सीधे समानुपाती मिला। ठीक है, मतलब हुआ क्या, यहाँ पर हुक ने यंग से कहा आप इस पर 1 kg फोर्स लगाओ, लेंथ बढ़ी 1 mm, 2 kg लगाने पर 2 mm, 3 kg लगाने पर 3 mm और 4 kg लगाने पर 4 mm लंबाई बढ़ रही है। मतलब जिस अनुपात में फोर्स लगा रहे हैं उसी रेशियो में क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी हिसाब से स्ट्रेन बढ़ रही है। डेट मीन्स ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, किस पॉइंट तक, इस पॉइंट ए तक। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि इससे अगर हम यहाँ तक इस फोर्स को हटाते हैं 4 kg को, तो ये जो बॉडी थी ये वाली फिर से अपने यहाँ पर पहुँच जाती है ओरिजिनल शेप और साइज में। डेट मीन्स ये इसका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। इसके बाद जैसे ही आपने 5 kg फोर्स लगाया और 5 kg फोर्स लगाने पर बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा रही थी, इसलिए इन्होंने कह दिया क्या कि ये जो ए पॉइंट आया है इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। अब नियम क्या बन गया, हुक का नियम क्या बन गया, आप बोल सकते हैं क्या, हिंदी में तो बोलेंगे प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, यहाँ तक प्रत्यास्थता सीमा है, इसकी इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, यहाँ तक तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिबल। और ये क्या है इधर, विकृति। तो प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक ने नियम दे दिया अपना, क्या कह दिया हुक ने, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, इसके भीतर। इससे आगे जैसे बढ़ाएंगे फिर समान अनुपात में नहीं है, यहाँ तक ही केवल समान अनुपात में था। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, पहले हिंदी में लिख देना फिर इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, लिख दें, यहाँ लिख लीजिए साथ साथ क्या, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती कह सकते हैं या फिर आप अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। समानुपाती होता है,
होता है। इतना सा नियम दिया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर इसी को मैं इंग्लिश में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain within elastic limit। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है? फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया जो मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ से हटा के, या फिर लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। पहले हिंदी में थ्योरी लिख के आपको ये चीज़ लिखनी है, इंग्लिश में भी आपको ये थ्योरी लिख के ये लिखना है। इतना समझ आ रहा है? ये हुक का नियम हो गया। आपको डायग्राम ये वाला बनाना है दोस्तों। ये आप डैश डैश लाइन हटा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। आप सिंपल एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से, यहाँ पर आप सिंपल एक सीधी लाइन खींचेंगे तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई होगी ना, ये वाली चीज़ यहाँ तक। और वैसे आप वो पॉइंट भी खींच लेंगे तो और आपको और अच्छा लगेगा यहाँ तक, ठीक है। ये वाले पॉइंट आपको अगर आप दिखाना चाहें तो आपको सही दिखाई दीजिए, ठीक है। बुक में नहीं दे रखा लेकिन आप दिखा दीजिएगा, अगर हमारी मानेंगे तो इससे आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। आपको दिखाई दे जाएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये ओ है ओरिजिन पॉइंट। तो ओ ए क्या है, ये वाला, ये आपका ये ए पॉइंट है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो आपने देखा इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही हुक का नियम होता है। इतना तो आप सबको समझ में आ गया। अब इसमें कमी क्या निकली थी वो हम आगे बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और इसके बारे में, ठीक है। हटाते हैं इसको, यस हो गया। चलिए हटाते हैं इसको, मैं नियम हटा रहा हूँ सिर्फ यहाँ से, ठीक है। ये हिंदी वाला पॉइंट हटा देते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, आपको दिख रहा है। इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ मैं इसको, क्या, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ELP, ठीक है। ए जो पॉइंट है ये, ठीक। अभी आपने क्या देखा, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से जब आप सिग्मा निकालते हैं तो बराबर, जब भी कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आता है इनटू में, यहाँ पर आप स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस ई को इधर ले आओ, तो ये जो कैपिटल ई हो गया दोस्त, इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा। अपॉन में जाएगा इधर स्मॉल ई, अपॉन में स्मॉल ई चला गया। इसको स्ट्रेस कहते हैं, इसको स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो आया आपका ई निकल के ई, इस ई का नाम होता है, ई का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्यास्थता मापांक, प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है। बाकी सिग्मा और ई आप जानते हैं, सिग्मा आपका स्ट्रेस होता है प्रतिबल, ई आपका स्ट्रेन होता है, ठीक है। इतना आप सबको पता है, यहाँ तक इतना समझ आया। अब इस प्रत्यास्थता मापांक का नाम यंग प्रत्यास्थता मापांक क्यों पड़ा, अब ध्यान से सुनना सभी दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर यंग का बहुत बड़ा रोल है। अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जब ये नियम हुक ने दिया, हुक ने क्या कहा, हुक ने नियम दे दिया कि जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है इसके भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ठीक। जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो सभी साइंटिस्ट लोगों की एक मीटिंग होती है, वहाँ पर नियम को पेश किया जाता है ये चेक करने के लिए कि ये नियम आपका सही है या गलत है, ठीक है। एज ए स्टोरी बता रहे हैं, हम पहले बोल चुके हैं, काल्पनिक स्टोरी जो हमने बनाई है खुद से, ठीक। अब इस नियम को ले जा करके, किस नियम को, हुक्स अपने लॉ को ले जाके मीटिंग जहाँ होती है इनकी, वहाँ पर ले जाते हैं प्रस्तुत करने के लिए। तो जो यंग थे इनके शिष्य, वो कहते हैं गुरुजी मैं भी चलूँगा आपके साथ। इन्होंने कहा हुक ने कि तुम क्या करोगे, तुम यहीं रहो और वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे। यंग भी हालांकि साइंटिस्ट है, यहाँ मैंने शिष्य माना इसलिए स्टोरी में बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, माइंड ना करें प्लीज़ करके। तो यंग ने कहा नहीं गुरुजी मैं भी चलूंगा आपके साथ, उन्होंने मना कर दिया। फिर भी यंग ने क्या किया, हुक के साथ साथ पीछे पीछे चल दिए। जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, स्टेज पे इनको बुलाया गया था, और जो यंग थे इनके शिष्य, ठीक है, वो पीछे किसी कोने वाली सीट पे जाके बैठ गए, एकदम पीछे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना नियम बताया, समझाया इन्होंने कहा कि जब भी हम इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं तो वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। समझ आ रहा है? इतना कहा किसने, हुक ने। सभी लोगों ने ताली बजा दी, वाह बहुत अच्छा नियम बनाया है। तो फिर बाद में पूछा गया, नियम पेश करने के बाद पूछा इन्होंने, हुक ने, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस नियम में? सभी को क्लियर हो गया कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। अब जो इनके साथ इनके शिष्य आए थे जिन्होंने मिलके साथ में प्रैक्टिकल कराया था, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे दिक्कत है गुरुजी। अब ये शॉक्ड हो गए कि भाई ये तो हमारा ही चेला है और हमसे ही कह रहा है हमें दिक्कत है इस नियम में, जबकि साथ साथ प्रैक्टिकल किया है। तो इन्होंने कहा गुरुजी हमें दिक्कत है एक, आपने अभी अभी बोला
कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही बात है, हमने आपको दिखा भी दिया। तो इन्होंने कहा हम इसको फेल कर सकते हैं, नियम को कैसे फेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर जो फोर्स लगाए थे ये 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg इस तरह लगाए थे, आपने यहाँ पर पॉइंट में तो फोर्स लगा के ही नहीं देखा। किसने कहा ये बात? ये बात यंग ने बोली एज ए स्टोरी, ठीक है, यंग ने कहा ऐसा। इन्होंने कहा कि आप यहाँ पर 4.1 kg फोर्स लगा के देखिए, 4.1 kg। इन्होंने कहा ठीक है लगा लो। इन्होंने 4.1 kg फोर्स लगाया। 4.1 kg फोर्स लगाने पर लंबाई बढ़ी 4.2 mm, लंबाई उस रेशियो में नहीं बढ़ी, ठीक है, यानी 4.1 mm बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी। बट यहाँ से इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिला, इस 4.1 kg फोर्स को हटाने के बाद बॉडी फिर से पूरी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लौट जा रही थी। ध्यान से सुनना क्या बोला यंग ने, क्या कहा कि जैसे यहाँ पर हमने 1.4 kg फोर्स लगाया और हमने इसको हटा के देखा तो ये बॉडी यहाँ से पूरी वापस लौट जा रही थी, जबकि आपने तो इसको कह दिया कि ये इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, और मुझे तो यहाँ पर मिल रहा है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। कहाँ पर? ए डैश मान लीजिए सपोज इस पॉइंट को, कि मुझे तो यहाँ पर मिल रहा है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, और आपने कह दिया कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि ये तो यहाँ तक मिल रहे हैं और इलास्टिक लिमिट पॉइंट यहाँ पर है ए डैश पर। तब तो नियम गड़बड़ हो गया। तब क्या हो गया? तब तो नियम गड़बड़ हो गया। आपने 4 के बाद सीधे 5 kg लगा के देखा, 5 kg पर पूरा नहीं लौटा, तो आपने 4 kg वाले पॉइंट को ही कह दिया कि ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, जबकि वास्तव में क्या था, 4.1 kg फोर्स लगाने पर यहाँ एक और दूसरा पॉइंट मिल गया जो ए डैश पॉइंट है। ये पॉइंट ए था, ये कौन सा? ए डैश है। इस ए डैश पॉइंट से हालांकि इस अनुपात में लंबाई नहीं बढ़ी, लेकिन इसको हटाने के बाद ये बॉडी पूरी वापस लौट जा रही थी अपनी शेप और साइज में। तो इन्होंने कहा यहाँ तक तो है नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो इस पॉइंट तक है। फिर इस पॉइंट को बदल करके नाम दे दिया गया दूसरे नियम में। किस नियम में? दूसरा जो संशोधित नियम था, हुक्स मॉडिफाई रूल जो था दोस्तों, हुक्स मॉडिफाई रूल। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। हुक्स मॉडिफाई लॉ, हुक्स का जो मॉडिफाई लॉ था, यानी हुक का संशोधित नियम, हुक का संशोधित नियम। और इस नियम में क्या बदलाव किया गया? इन्होंने पिछले वाले नियम में बोला था कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के भीतर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अब इस ए पॉइंट का नाम बदल दिया गया। अब इस ए पॉइंट को यहाँ पर इलास्टिक लिमिट पॉइंट ना कह करके इसको प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कह दिया। क्या कह दिया? प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, PLP शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। यहाँ इसको ऊपर वाले को मिटा रहे हैं ना, आप इसको लिख लीजिएगा एक बार। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इस हेडिंग को भी हम मिटा दें, अच्छा इसको ना मिटाते, चलो यहाँ लिख देते नीचे, इतनी जगह है। क्या कह दिया इन्होंने? प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, हिंदी में आप कह देंगे इसको समानुपाती सीमा बिंदु, समानुपाती सीमा बिंदु, समानुपाती सीमा बिंदु। इन्होंने क्या कहा कि समानुपाती सीमा बिंदु के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसमें कहा गया है? संशोधित नियम में, ठीक है। इसीलिए जब इस फॉर्मूले से यहाँ से जब आप सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई है, सिग्मा बराबर निकालेंगे कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आया, इसको इधर ले गए तो यहाँ से जो कैपिटल ई का फॉर्मूला आया, क्या आया? सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। इसीलिए अब हुक ने कह दिया कि अब इस ई का नाम बदल के, मतलब ये तो रहेगा ही नाम, इसके अलावा इसका नाम इन्होंने रख दिया यंग्स मॉडुलस। क्या नाम रख दिया? यंग्स मॉडुलस। इन्होंने कहा इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है, आज से इस ई को यंग्स मॉडुलस भी कहा जाएगा, यंग मापांक भी इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यंग मापांक, यंग मापांक भी इसको कहा जाएगा। किसने कह दिया ये बात? हुक ने बोल दी यंग से, ठीक है। तो अब इन्होंने बाद में पूछा, तुम प्रैक्टिकल तो मेरे साथ साथ करते थे, तुमने ये कब पता कर लिया कि आपने ये 4 पे तो आ रहा था प्रोपोर्शनल डायरेक्ट, लेकिन 4.1 के बाद भी वापस लौट जा रही थी बॉडी, जबकि मैंने तो 5 लगवाया था। तो इन्होंने कहा गुरुजी जब आप लंच करने जाते थे ना दोपहर में खाना खाने के लिए, तो उस समय यही सब करता रहता था। स्टूडेंट होते हैं ना थोड़े से चंचल टाइप के, तो यंग भी यही करते रहते थे। क्या 4 के बाद इन्होंने 4.1 kg फोर्स लगा के देखा,
पहले थोड़ा और कम लगाया होगा 4.01 वगैरह, फिर आगे और लगाया होगा तो 4.1 तक इनको ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ से भी ये वापस लौट जा रही थी बॉडी। तो उन्होंने कहा ये तो आपका यहाँ पर आ गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट, और इलास्टिक लिमिट पॉइंट से तो ये पूरा वो समान अनुपात में नहीं है, कहाँ तक है, केवल इस पॉइंट तक था समान अनुपात में, तो इसको अलग नाम दे दिया। इसको कह दिया क्या है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है, समानुपाती सीमा बिंदु है ये वाला, और ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। तो इन्होंने जो दूसरा ग्राफ बनाया, पहले हुक के नियम में तो ये वाला ग्राफ बनेगा जहाँ पर आप इलास्टिक लिमिट पॉइंट लिखेंगे। अब जो दूसरा ग्राफ बन गया उसमें ये वाला पॉइंट जो ए था ये तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट हो गया। इसके बाद से सीधा ना जाके ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो गया, फोर्स ज़्यादा लगा दिया आपने तब लंबाई कम बढ़ रही थी, इस तरह से हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ए डैश हुआ था, समझ पा रहे हैं। अब ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, अब ग्राफ ऐसे हो गया, ज़्यादा बल लगाने पर लंबाई कम बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ और दिखा लेना आप, यहाँ पर 4.001 कुछ भी दिखा देने से, मतलब लंबाई जिस रेशियो बढ़ रही थी उससे कुछ कम बढ़ी है, ठीक है, या 0.2 दिखा देना है, 4.0.2 इस तरह से। तो अब लेंथ क्या हुई, ज़्यादा बल लगाए लेंथ कम बढ़ी इधर से। तो यहाँ पर जो ए डैश पॉइंट आया इसको कहा गया था इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। और ये वाला कौन सा था, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट था। इतना बताओ, ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना, यहाँ पर ये चीज़ सभी दोस्तों को क्लियर हुई। ये भी आधा अधूरा ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पूरा बनवाऊंगा आपको। अब यहाँ से आपको दो नियम समझ में आ गए, तो हुक्स लॉ, हुक के नियम में क्या बोलेंगे आप, हुक्स लॉ में क्या था, इस पॉइंट को ही इलास्टिक लिमिट पॉइंट माना था, और उन्होंने कहा था कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है विकृति के सीधे समानुपाती होता है। जबकि संशोधित नियम में क्या कह दिया गया कि प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट के भीतर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों नियम आप लोग लिख लेंगे। इस नियम में आपको पहले हिंदी में बोल रहा हूँ क्या लिखना, सुन लीजिए ध्यान से, वही लिख लेना, ठीक है। इस नियम में लिखना है आपको, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ से ई निकालेंगे, ई को यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर मॉडिफाई रूल में क्या कहा, मॉडिफाई रूल में कहा समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ये मॉडिफाई रूल हो गया, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इंग्लिश में बोल देंगे आप, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, इसमें बोलेंगे विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, दोनों नियम आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गए होंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ये दो छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसमें समानुपाती सीमा तक प्रोपोर्शनल है, और पहले वाले में कहाँ तक था, इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक प्रोपोर्शनल था। हटा दें इसको, रफ कर दें। चलिए इसको रफ करते हैं, और मैं एक बार और अच्छे से थ्योरी की फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आप इसको याद कर सकें, ठीक है दोस्तों। आप सभी के सामने थ्योरी इसकी लिखी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैं इसे रीड कर देता हूँ। आपको क्या बताया था, हुक्स लॉ में कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक ये कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इसमें इतना याद रखना है। मॉडिफाई रूल में क्या हो गया, मॉडिफाई लॉ में हो गया समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, यानी किस पर, प्रोपोर्शनल लिमिट। लिख देंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो लिखेंगे मॉडिफाई रूल में, और इलास्टिक लिमिट तक कहाँ पर था, हुक्स लॉ में था, ठीक है। ये आपको छोटा सा चेंजिंग है, इसमें याद रखना है। मैंने थोड़ा सा बड़ा अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की, जिससे कि आपके माइंड में नियम फिट हो जाए पूरी तरह से। जो आपका यहाँ पर कैपिटल ई निकल के आता है, इसके दो नाम होते हैं कैपिटल ई के, ठीक है, जो कि ये होता है इसका फॉर्मूला। दो नाम कौन कौन से, एक हो गया इसका यंग्स मॉडुलस यानी यंग मापांक, दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता मापांक। दोनों आपको समझ आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं स्टोरी के माध्यम से आपको ये दोनों नियम काफ़ी अच्छे वे में क्लियर हो गए होंगे। आपको इन दोनों पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले वाले नियम में इन्होंने यहाँ तक ही मान लिया था प्रोपोर्शनल, दूसरे वाले नियम में यहाँ तक प्रोपोर्शनल तो था, लेकिन इसका नाम प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट था, जबकि इलास्टिक लिमिट पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर मिलता है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा नियम। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सिविल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वे आगे आरसीसी पढ़ेंगे, इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ भी एज इट इज आएगा लिखा हुआ सेम टू सेम, जो एसएससी जेईई के मेंस तक में पूछा गया है। प्री में भी एसएससी जेईई में इस कर्व के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी ये कर्व जो बनाया ना, आधा अधूरा कर्व है, इसको आगे कंप्लीट करेंगे हम
अगले टॉपिक में इसी में, ठीक है, इसी क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक भी आपका, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और उस कर्व को मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा और अच्छे से आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, लेकिन उसको मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं उसकी डिटेल, क्योंकि उस कर्व की डिटेल कम से कम 3 पेज की है। हर एक पॉइंट के बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपको थ्योरी के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। 2nd चैप्टर तक का टोटल ही आपको दे दूंगा, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ शामिल है। बट आपको जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक आप पढ़ें, उसको समझें अच्छे से। आगे के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोवाइड करता रहूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके दोनों चैप्टर, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। पहले एक बार मैं कर्व आपको समझा दूं, फिर कर्व की जो थ्योरी है उसको PDF में आपको दे देंगे, ठीक है। हटाएं, चलिए कर्व को देखते हैं अब। तो चलिए अगला टॉपिक लिख लीजिए। आई थिंक टॉपिक नंबर 6 आएगा अब हमारा, छठा टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ये कर्व हम बनाएंगे दोस्तों माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए? फॉर माइल्ड स्टील। बेटा बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके सोम के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो इतना, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, ठीक है। सोम और मॉस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है। क्या करना है आपको, जो कर्व अभी बनाया था वही काम करना है, सेम टू सेम। कैसे बनाना है आपको, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनेगा, पूरे बोर्ड पे ही आ पाएगा आई थिंक सो। यहाँ पर आपने क्या लिया दोस्तों, इधर एक्स अक्ष पे लिया आपने स्ट्रेन स्मॉल ई, और इधर वाई एक्स पे लिया आपने स्ट्रेस, वाई एक्स पे ले लिया स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा। अब ध्यान से समझते चलिएगा। आपका जो मटेरियल था जिस पे फोर्स लगा के देखा हुक ने, जो प्रैक्टिकल किया था, ये वाला मटेरियल है। सबसे पहले ओ पॉइंट पे मटेरियल, ओ मान लिया, ओ फॉर ओरिजिन पॉइंट है, ये ओ क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा रखा। अब आपने जैसे जैसे फोर्स इस पर लगाएंगे वैसे वैसे इसकी शेप और साइज चेंज होती जाएगी, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे शेप और साइज चेंज होगी उसकी हम इधर बात करेंगे। अभी आपको बताया था यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक ये जो रहता है सीधी लाइन जो जा रही है ये वाली, यहाँ तक क्या बोलेंगे हम इसको, ये हो गया। हम यहाँ मॉडिफाई रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे डायग्राम, अच्छे से बनाइएगा दोस्तों सभी। यहाँ तक हो गया ये ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट। ये कैसा है, ये प्रोपोर्शनल जोन है, यानी समानुपाती क्षेत्र है ये वाला, ओ से ए तक का। यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन सीधे समानुपात में रहते हैं, ये आप अभी सीख चुके हैं। इसके बाद आपने क्या किया, फिर थोड़ा और फोर्स लगाया तो लंबाई उस रेशियो में नहीं बढ़ी, तो यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा कर्व आपका टेढ़ा हुआ इधर को, और जब ये टेढ़ा हुआ यहाँ पर पॉइंट मिल गया आपको ए डैश, जो क्या था, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। मतलब यहाँ तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन सीधे समानुपात में थे, इसको हमने समानुपाती बिंदु कह दिया। ये जो पॉइंट है यहाँ तक फोर्स लगाने के बाद अगर आप फोर्स को हटा लेते हैं तो फिर से ये ए डैश से ए तक, ओ तक आ जाएगा मटेरियल जो होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट, यानी प्रत्यास्थ सीमा बिंदु। और ओ से लेके ए डैश तक का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं इलास्टिक जोन, ठीक है। आपको सब थ्योरी में मिल जाएगा, नोट्स आपको मैं इसके PDF में दूंगा, यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा इसलिए। आगे इसके बाद हम आगे बात करें, जब आप यहाँ तक लगा दिया आपने फोर्स, इसके बाद जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, फिर भी उसके बाद भी जो आपका स्ट्रेन मिलता है वो कम मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, कम, यानी इस तरह से जाएगा ये कर्व, ऐसे ऐसे जाता है कर्व, ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया, बल आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए, स्ट्रेन कम बढ़ रहा था और कर्व के क्षेत्र में मिला। यहाँ पर एक बी पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। और ये जो ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी तक का जो जोन है ना दोस्तों, ये जोन होता है हमारा इलास्टोप्लास्टिक जोन। मैंने आपको इलास्टोप्लास्टिक के बारे में बताया था। यहाँ तक जब आप फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी वापस तो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल शेप और साइज तक नहीं जाएगी, कुछ वापस लौटेगी, थोड़ी कम लौटेगी, जिसे हम कह देंगे यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये इलास्टोप्लास्टिक जोन है, ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक जोन। अब इस पॉइंट के बाद से क्या होगा, आप फोर्स का मान, लोड की वैल्यू कम करते जाएंगे, फिर भी स्ट्रेस बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लोड कम करते जा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, स्ट्रेस का मान अपने आप बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट पे आकर यहाँ पर ये रुक जाएगा, जिसको हमने सी पॉइंट कह दिया। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे दोस्त, यहाँ बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ओ हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट,
ए हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, ए डैश हो गया ए डैश इलास्टिक लिमिट पॉइंट हो गया। ये जो बी है, बी इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। बी को क्या बोलते हैं, मैं अलग अलग यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बारी। जो ओ था इसको कह दिया क्या, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में बेटा, मूल बिंदु, ठीक है। और जो ए है, ए को प्रोपोर्शनल पॉइंट कह दिया, प्रोपोर्शनल पॉइंट। प्रोपोर्शनल पॉइंट मतलब हो गया समानुपाती बिंदु। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कह दीजिएगा, पूरा बोलिएगा आप, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट दिख रहा होगा आई थिंक पीछे तक का, यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट यानी समानुपाती सीमा बिंदु। और ये जो ए डैश है, ये क्या है, ए डैश जो था ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है दोस्तों, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पॉइंट मतलब प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। इसके बाद बी पॉइंट जो होता है इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं और इसकी डेफिनेशन पूछी भी जाती है, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट को बेटा हिंदी में कहते हैं पराभव, पराभव, पराभव बिंदु, ठीक है। अब ये यील्ड पॉइंट यहाँ पर दो होते हैं, हम बना रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील में बेटा दो यील्ड पॉइंट मिलते हैं। कौन कौन से, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर। तो जो बी वाला है इसको अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं यानी ऊपर वाला यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। हिंदी में आप इसको बोलेंगे उच्च पराभव बिंदु, उच्च पराभव बिंदु, ठीक है। इसके बाद जो सी पॉइंट है इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। मैं एक बार समझा दूँ डायग्राम, उसके बाद आपको सबकी डेफिनेशन भी बता देंगे, थ्योरी भी दे देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, मैं इसलिए पहले से कुछ नहीं लिख रहा, आपको साथ साथ लिख के समझा रहा हूँ। इसको कहेंगे निम्न पराभव, पराभव बिंदु हिंदी में, ठीक है। ऊपर वालों की मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखी, इनको आप पहले से जानते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको समानुपाती सीमा बिंदु, इसको प्रत्यास्थता सीमा बिंदु। यहाँ तक बताइए, क्लियर हुआ ना सी पॉइंट तक? क्या हुआ यहाँ तक सुनिए फिर से। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, किसी भी रॉड पे, माइल्ड स्टील की छड़ पे फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको हमने प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कहा। और यहाँ तक हुक का नियम पूरी तरह से लागू होता है। इसके बाद ए डैश पे क्या है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, यहाँ से वापस तो चली जाएगी बॉडी पूरी, लेकिन यहाँ तक सीधे समानुपात में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कह देंगे क्या है ये, यहाँ तक हुक का नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता है, जो मॉडिफाई रूल था वो वाला, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, ये पॉइंट आ गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इसके बाद से आपने फोर्स लगाया तो आपको एक कर्व की फॉर्म में यहाँ पर एक पॉइंट मिला, अगला बी पॉइंट। ए डैश से बी डैश तक का इलास्टोप्लास्टिक जोन है, यानी यहाँ से अगर आप फोर्स हटाएंगे तो बॉडी पीछे तो लौटेगी लेकिन पूरी वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये इलास्टोप्लास्टिक जोन आ गया। यहाँ इलास्टिक के लक्षण भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, ठीक है। अब बी के बाद से बी पॉइंट जो होता है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो मटेरियल है पूरी तरह से प्लास्टिक होना शुरू हो जाता है। इस बी के बाद से पदार्थ पूरी तरह से प्लास्टिक हो जाएगा। यहाँ से अब आप अगर फोर्स थोड़ा भी आपने लगाया ये वाला, तो अब बॉडी पीछे नहीं लौटेगी आपकी, ठीक है। जबकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो अपर यील्ड पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से कोई भी मटेरियल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई भी मटेरियल इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से फोर्स लगाने के बाद बॉडी फिर से वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आती। एंड इस पॉइंट के बाद से आप फोर्स की वैल्यू कम कर रहे हैं ना, स्ट्रेस कम कर रहे हैं, उसके बाद भी स्ट्रेन आपको इधर मिल जा रहा है, ठीक है। ये वाला सी पॉइंट पे आके ये कंडीशन रुक जाती है, इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, आपका लोड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट लोड पे स्ट्रेन अपने आप मिलता रहेगा, पदार्थ आगे चलता रहेगा। बिना बल लगाए ही पदार्थ की लंबाई बढ़ रही है, फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी मटेरियल की लंबाई ऑटोमेटिक बढ़ रही है। इसको हम परफेक्ट प्लास्टिक जोन कहते हैं, डी पॉइंट तक रहता है ये वाला। यहाँ पर मटेरियल परफेक्ट प्लास्टिक हो गया, अपने आप लंबाई बढ़ रही है, ठीक है ना। आइडियल प्लास्टिक या फिर परफेक्ट प्लास्टिक हम इसको बोलते हैं, आपको ये थ्योरी में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, डी पॉइंट। इसके बाद से यहाँ पर आकर के मटेरियल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। जब अपने आप बहता रहेगा, बहते बहते होगा गर्म, वो गर्म होने के बाद हीट हो जाएगा। हीट से क्या होगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी, ऊष्मा एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी आ जाएगी। और हीट एनर्जी के आने के बाद ये फोर्स को सहन करना शुरू कर देगा। अब आप इस पर और फोर्स लगाएंगे तो इसमें स्ट्रेन नहीं बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, लंबाई कम बढ़ेगी। और बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये अपने अल्टीमेट पॉइंट पे, इस पॉइंट से भी ऊंचा पहुंच जाएगा यहाँ पर, जिसे हम कह देंगे इसका ये अल्टीमेट पॉइंट मिल गया बेटा। कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट ई है यहाँ पर, ये डी होता है। डी यहाँ पर क्या हो गया, हार्ड हो गया मटेरियल, स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं इसको, स्ट्रेन
डी तो हो गया स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं आप। यहाँ पे हार्ड होना स्टार्ट हुआ ना, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये वाला डी पॉइंट यहाँ से हार्ड हो गया। इसके बाद जैसे ही आपने बल लगाया, बल बढ़ाते जा रहे हैं और लंबाई कम बढ़ रही है और यहाँ तक ई पे जाके अल्टीमेट पॉइंट पे पहुँच गया। इसको चरम बिंदु कहते हैं बेटा, अल्टीमेट पॉइंट यानी ये सबसे ज़्यादा ऊंचा बिंदु होता है, इसको चरम बिंदु कहते हैं। ये अपनी चरम सीमा पे पहुँच गया, चरम बिंदु पर। अब यहाँ से जाके पदार्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा पतला। अब बल लगाते ही जा रहा है तो मटेरियल आपका बहुत पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि आप अगर इसके ऊपर से बल हटाएंगे ना तब भी इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी और यहाँ पर इसकी गर्दन झुक जाती है नीचे आके, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेकिंग जोन। ई के बाद यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, एफ बोल दीजिए आप इसको, एफ। तो बेटा एफ जो पॉइंट होता है इसको नेकिंग पॉइंट कहते हैं। एफ को क्या कहते हैं? नेकिंग पॉइंट। जैसे गर्दन होती है ना, किसी की गर्दन झुक जाती है, तो वैसे यहाँ पर ये नेकिंग पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ से झुकाव बिंदु, ये बहुत वीक हो गया, वीक पॉइंट होता है, ये वाला जोन कहलाता है नेकिंग जोन। यहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है दोस्तों कि इसके बाद जैसे ही आप और बल लगाते हैं पदार्थ टूट जाता है। इस ई पॉइंट पे टूट गया, यानी एफ के बाद जी पॉइंट पे टूट गया और जी पॉइंट को हमने कह दिया ब्रेकिंग पॉइंट। जी पॉइंट क्या? ब्रेक कर गया यहाँ से पदार्थ आपका, ये ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया आपको, टूट गया यहाँ से। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है, लास्ट तक ये सभी को दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया दोस्तों आपका पूरी तरह से कंप्लीट। ये क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट। अब किसी भी पदार्थ की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है? वो यहाँ पर होती है, अल्टीमेट पॉइंट पर। ठीक है, आगे आपको आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका FY आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगा, क्या होता है, ये सब आपको आगे को सीखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, ये सभी पॉइंट हैं इसके। अब इसकी थ्योरी आप सुन लीजिए ध्यान से, कितनी सारी थ्योरी है जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स में आपको दिखा दूँ। ये तो कर्व था, ठीक है, यहाँ इसके पॉइंटों के नाम लिखे हैं, ओरिजिन पॉइंट O हो गया, A हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट A' हो गया। इसके बाद इन सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इधर, तो मैं ये आप सबको थ्योरी में PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ये JEE वाले नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी जब सॉम पढ़ा रहा तो अच्छे लेवल का ही पढ़ा देते हैं। जैसे डिप्लोमा तो आपका बहुत छोटा लेवल रहेगा, इसके सामने आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये कर्व आपकी बुक में भी हो सकता है दे रखा हो, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा, पूरे 5 नंबर में आएगा सिर्फ कर्व बनाने को। ठीक है, तो इस कर्व की जितनी डिटेल है वो आपको नोट्स में मिलेगी। PDF टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कर लें जरूर सभी दोस्त, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं GTech पॉली, वहाँ भी आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस PDF को जरूर डाउनलोड करें सभी। 2 चैप्टर का PDF आपको कंबाइंड दे रहा हूँ, पूरा दूसरा चैप्टर पूरा मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, ताकि आप वीडियो अगली वाली देखेंगे तो उससे पहले ही आपको कंटेंट बहुत सारा पता रहे, तो आपको क्लास में और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ 2 चैप्टर तक का PDF दे रहे हैं, इसके बाद का PDF पढ़ाने के बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कर्व उम्मीद करते हैं कुछ समझ आया होगा, बाकी आप थ्योरी जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको PDF में थ्योरी को एक बार हाथ से लिख लेना, फिर आप वीडियो को फिर से देखना, सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, इजीली आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये वाला कर्व। तो इस कर्व का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर्व भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया सभी दोस्तों को। इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके इलास्टिक कांस्टेंट बताने के जस्ट बाद ही आपको पहले एक न्यूमेरिकल का सेशन रहेगा, उसके बाद हम इलोंगेशन, नहीं टॉपिक ही खत्म कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे। और न्यूमेरिकल में सारे कराऊंगा जितने टाइप के हैं, पहले पूरा टॉपिक, थ्योरी, फॉर्मूले, जितना भी डेरिवेशन सब कुछ कवर करने के बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास करेंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो अब मैं आपको 1-1 घंटे के लेक्चर दूंगा, जिससे आपको इजीली कवर हो जाएगा ये चैप्टर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की लगभग 2 क्लास रहेंगी बड़ी, जिसमें सभी टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल में करा दूंगा आपको, जितनी भी तरह के न्यूमेरिकल हैं। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देंगे, मैं आपका सॉल्व करा दूंगा क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए 7 नंबर टॉपिक देखिए, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। 7वां टॉपिक हमारा क्या था? 7वां टॉपिक था दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट्स, यानी हम इलास्टिक कांस्टेंट देखेंगे कौन कौन से, कैपिटल E, कैपिटल G, K और म्यू।
ये 4 कांस्टेंट की हम बात करेंगे, मतलब यहाँ पर 4 डेफिनेशन आप सभी को पढ़नी है। सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाला ई है। इसका भी नाम आपको बताया था, इसके 2 नाम होते हैं। एक तो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या दूसरा नाम होता है इसका यंग्स मॉडुलस। जस्ट अभी आपको बताया था यंग्स मॉडुलस। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे बच्चों हिंदी में लिख लो आप। इसको कहते हैं प्रत्यास्थता मापांक, दूसरा नाम यंग मापांक। एक नाम तो है प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है, दूसरा नाम है यंग मापांक। कई बुकों में एक साथ बोल देते हैं यंग प्रत्यास्थता मापांक, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, यानी इसको कैपिटल ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई। तो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल ई के बारे में, ध्यान से सुनेंगे। अभी आपको बताया था अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यानी हुक के नियम के अनुसार, हुक्स लॉ। हुक के नियम में क्या बताया गया था, आप हिंदी में लिख देंगे। हुक के नियम के अनुसार जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस जब इक्वल करेंगे तो यहाँ कैपिटल ई आता है, इनटू में स्मॉल ई। स्मॉल ई को इधर ले जाएंगे तो कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, सिग्मा अपॉन ई आएगा। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, ये फॉर्मूला हो गया। यहीं से आप इसको थ्योरी की फॉर्म में लिख देंगे। क्या ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा ये जो स्ट्रेस होता है लीनियर होता है, आपने डायग्राम भी देखा था कैसा बन रहा था, लीनियर इस तरह से। तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है, या डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन भी आप कह सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा क्या बन जाएगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आप हिंदी में कह देंगे प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। लिख लेंगे सभी दोस्त। अब तो मैंने पीडीएफ के लिए बोल ही दिया, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के जस्ट बाद ही। पीडीएफ से देख के भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गया सभी दोस्तों को। अपने से भी आप लिख लेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। पहला समझ आया। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर जी है, सेकेंड है जी। जी का नाम होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी का नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर दूसरा नाम है इसका शियर मॉडुलस। दूसरा नाम है शियर मॉडुलस। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके, हिंदी में कहते हैं, एक तो दृढ़ता मापांक बोल सकते हो, दृढ़ता मापांक, या दूसरा नाम बोल सकते हो आप इसको कर्तन मापांक। ठीक है, 2 नाम है। शियर इसको जी से डिनोट करते हैं, किससे, जी से। जी के बारे में पढ़ेंगे तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्त, जी बराबर, आपने यहाँ पर देखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, यहाँ पर आ जाता है शियर स्ट्रेस, जिसे हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं, किससे, टाउ से, अपॉन शियर स्ट्रेन मतलब फाई। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। ठीक है, मैं थ्योरी की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ क्या, जी यानी शियर मॉडुलस बराबर, जहाँ स्ट्रेस है वहाँ शियर स्ट्रेस लिख देंगे आप, शियर स्ट्रेस, अपॉन में जहाँ स्ट्रेन है वहाँ लिख देंगे शियर स्ट्रेन। अब बताइए सभी को समझ आ रहा है। हिंदी में लिखना चाहें तो कर्तन का दूसरा नाम बेटा अपरूपण भी होता है, कर्तन प्रतिबल, अपॉन में इसको कहते हैं कर्तन विकृति। अपरूपण या कर्तन एक ही मतलब है हिंदी में, कर्तन विकृति। कुछ बुकों में ये अपरूपण शब्द दे रखा होगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शियर मॉडुलस। हिंदी में कह देंगे कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक कहते हैं। इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। टाउ यहाँ पर शियर स्ट्रेस होता है, फाई यहाँ पर शियर स्ट्रेन होता है। ये दोनों आपको समझ आ गए। अब तीसरे की बात करते हैं। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटाता हूँ इनको और तीसरे पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी यूनिट की बात करूँगा। यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट। ई की यूनिट जो सिग्मा की होती है वही ई की होगी, बिकॉज स्मॉल ई की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, इसलिए जो कैपिटल ई होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सेम यहाँ भी, यहाँ फाई है आपका शियर स्ट्रेन,
कोई यूनिट नहीं होगी तो यहाँ पर भी क्या है, जो टाउ की यूनिट होगी वही जी की यूनिट होगी। ये भी स्ट्रेस है एक तरह का, तो इसकी भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होती है। बेटा याद रखना है आप सभी दोस्तों को, याद रहेगा ना यूनिट के बारे में। अच्छा मैं यहाँ पर ई की कुछ वैल्यू बता दूँ आपको जो आपके इसमें एग्जाम में यूज होगी, मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादातर यूज होगी। ई की वैल्यू स्टील के लिए यूज होगी बेटा। स्टील के लिए ई की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ एक्चुअल में 2.1 होता है, लेकिन हम 2 × 10⁵ याद कर लेते हैं। एक्चुअल वाली आप याद करना 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। यूनिट आपको बता ही चुका हूँ मैं। स्टील के लिए एक बार इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा आपको हेल्प होगी। अगर 2.1 याद ना रहे तो आप केवल 2 × 10⁵ भी याद रख सकते हैं, इतना भी चल जाएगा न्यूमेरिकल्स में आपके। लेकिन स्टैंडर्ड 2.1 × 10⁵ होती है, जिसे हम 210 GPa भी कह देते हैं, गीगा पास्कल। इन दोनों को रफ करते हैं, अगले 2 टॉपिक की ओर मूव करते हैं, हटा देना। चलिए आगे देखिए, आगे अगला तीसरा क्या, के का नाम होता है बेटा वल्क मॉडुलस। तीसरा लिखेंगे हम के नहीं, के का पहले नाम लिख लो। थर्ड वाला है हमारा, क्या है थर्ड वाला है हमारा, थर्ड वाला वल्क, VULK, वल्क मॉडुलस की हिंदी होती है बल्क मतलब आयतन मापांक। बेटा आयतन मापांक होता है ये, इसको के से डिनोट करते हैं, के से। अब के बारे में आपको पढ़ना है, तो जो के होता है ना वल्क मॉडुलस के, ये यहाँ ऊपर तो स्ट्रेस ही रहता है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा, जो ई के फॉर्मूले में आया था ना वही वाला स्ट्रेस रहेगा, डायरेक्ट वाला, यानी जो सिग्मा होता है, केवल शियर स्ट्रेस नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। नीचे रहता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन? वॉल्यूम स्ट्रेन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसे हम EB से डिनोट करते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में आप सभी को ये पढ़ाया था। हिंदी में बेटा बात करें इसकी, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सीधा प्रतिबल कहते हैं, सीधा, या लीनियर स्ट्रेस भी कहते हैं, सीधा प्रतिबल। और जो आपका ये आयतन विकृति हो जाएगा, आयतन विकृति आप सभी को बताया गया। ये तो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, के बराबर सिग्मा अपॉन EB, ठीक है। सिग्मा आप जानते हैं, EB के बारे में हम लिख देते हैं। EB आपको बताया था डेल्टा B अपॉन V होता है। EB इसकी यूनिट कोई नहीं होती, तो के की यूनिट भी क्या होगी, जो सिग्मा की यूनिट होगी। बेटा के की यूनिट भी न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होती है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। वल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वल्क मॉडुलस, यानी सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के रेशियो को वल्क मॉडुलस कहते हैं। तीसरा, थोड़ा सा चौथे की ओर चलते हैं, चौथे की ओर मूव करते हैं। थोड़ा स्पीड को मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ बिकॉज क्लास लंबी हो चुकी है। चलिए, फिर भी इजी टॉपिक है, आप सबको समझ आ रहे होंगे ये सभी। और न्यूमेरिकल की क्लास तक का वेट सबको जरूर करना है, इस लेवल के आपको न्यूमेरिकल करा देंगे, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, भरोसा कीजिए। यहाँ से बेस्ट आपको सॉम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरे फ्लो में और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सिविल में कुछ टेस्ट रह गए थे, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, तो बेटा वो मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको अभी छुड़वा दिए हैं। अभी हम कॉमन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। फिर भी आपकी डिमांड होगी तो लास्ट में उसे भी करा देंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला, जो सेपरेट पार्ट होगा सिविल और मैकेनिकल का, उसको अलग से कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल के बच्चों का मोहर सर्किल रह गया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन रह गया पहले चैप्टर का, तो वो भी आपको लास्ट में कराया जाएगा। पहले हम कॉमन वाला पार्ट कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल टेंशन न लें, ये मेरी जिम्मेदारी है आपका कोर्स कराना। भरोसा किया है तो बनाए रखिए इसी तरह से। 1-2 दिन क्लास कभी कभी डिले हो जाती है किसी कारण से, तो उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो, कराएंगे आपका कोर्स, ठीक है। कह दिया हमने यहाँ पर तो कराया जाएगा, तो कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, के तक हो गया। म्यू की बात करते हैं। म्यू, चौथा जो है म्यू, इसका नाम है बेटा, इसका नाम होता है म्यू का, म्यू को कहते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है। पॉइजन रेशियो हिंदी में इसको हम बोलते हैं, पॉइजन रेशियो को हिंदी में कहते हैं हम पॉइजन अनुपात। पॉइजन, यहाँ पाए है या लिखा है, पॉइजन अनुपात, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर 1/m से भी डिनोट करते हैं बेटा, 1/m से। m के बारे में थर्ड ईयर में पढ़ेंगे बच्चे RCC में, जो सिविल वाले बच्चे हैं, ठीक है। m 1/m या फिर म्यू, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, ये सिंबल है। इसके 2 सिंबल होते हैं, किसी बुक में म्यू लिखा होगा या फिर किसी बुक में 1/m लिखा होगा। m यहाँ कहते हैं हम
m कहते हैं मॉडुलस, इसको मॉडुलस को कहते हैं, यहाँ पर मापांक होता है, ठीक है। इसके बारे में आप थर्ड ईयर पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए भी आप याद रखेंगे 1/m यहाँ पर क्या है, 1/m पॉइजन रेशियो होता है या फिर म्यू पॉइजन रेशियो होता है। m को सिर्फ आप एक सिंबल समझें, यहाँ पर क्या है, एक ये पूरा 1/m ही एक तरह का सिंबल है जो पॉइजन अनुपात का होता है या फिर म्यू होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ सोम की बात कर रहे हैं, आरसीसी पर अभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, म्यू बराबर क्या होता है, आप सबको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था आप सबको, ये कोई बॉडी है, जब बेटा आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, इसको खींचा, आप खींच भी सकते हैं, इसको दबा भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस, आप क्या कर रहे हैं। आपने इसको जब खींचा तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, और आपको बताया गया था बेटा लेंथ जब बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई कुछ कम हो जाती है। अब तक आप ये सब सीखते आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले लेंथ मान ली L थी, L, बाद में लेंथ में चेंजिंग आ गई डेल्टा L, कितनी, डेल्टा L। तो आप सभी जानते हैं जो डेल्टा L/L होता है, क्या होता है, इधर लिख दें, यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। डेल्टा L/L जो होता है इसको हम लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल, दो नाम होते हैं इसके, लीनियर स्ट्रेन कहते हैं या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति। मैं अभी के लिए आपकी जो बुक में वही लिख रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। इतना आप सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, डेल्टा L/L जो होता है, ठीक। इसके अलावा पहले मान लिया छड़ का जो व्यास था वो d था, कितना था, d था, बाद में कुछ चेंजिंग हुई तो यहाँ पर व्यास कम हो गया, कम होकर d माइनस डेल्टा d हो गया, मतलब इधर से और इधर से डेल्टा d कम हो गया। डेल्टा d कम होने का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा d कम हुआ, डेट मीन्स जो डेल्टा d/d होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन। हिंदी में कहते हैं पार्श्व विकृति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व विकृति, ठीक है। अब जो म्यू होता है पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन ने क्या बताया था कि जो लेटरल स्ट्रेन आया है इसको ऊपर ले लो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में नीचे ले लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या ले लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। बशर्ते यहाँ पर आपको माइनस का साइन जरूर यूज करना है। माइनस का साइन यहाँ पर क्या दर्शाता है, अगर आपने बॉडी को खींचा तो लेंथ बढ़ी तो डाया कम हुआ। इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप बॉडी को दबाते, क्या करते बेटा, बॉडी को अगर आप दबाते ऊपर से तो लेंथ कम होती तो चौड़ाई इसकी बढ़ जाती। यहाँ पर लेंथ कम हो रही है, ये वाली इतनी लेंथ कम हुई डेल्टा L, लेकिन यहाँ पर d था और इसके बाद में चौड़ाई बढ़ गई। डेट मीन्स क्या है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। यहाँ पर लेंथ बढ़ी तो ये कम हुआ, यहाँ पर लेंथ कम हुई तो ये बढ़ा, इसलिए आगे माइनस का साइन जरूर आता है फॉर्मूले में। ये आप सभी को याद रखना है, क्लियर ना, ये आप सभी दोस्तों को याद रखना। कोई सा भी डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हिंदी में क्या कह देंगे इसको, पार्श्व विकृति। और बेटा इसको क्या कहेंगे आप हिंदी में, इसको कहेंगे, ये लिखा है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन रेशियो दो स्ट्रेन का रेशियो होता है, जिसमें ऊपर लेते हैं हम लेटरल स्ट्रेन, नीचे लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको म्यू से या फिर 1/m से प्रदर्शित किया जाता है। इतना आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं, मैं यहाँ पर इसकी रेंज और लिख देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं म्यू की जो रेंज होती है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के और 0.5 तक होती है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। अगर रिहो प्लास्टिक मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, जैसे टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, टिश्यू पेपर हो गया, उन सब के लिए -1 से 0.5 तक होती है। लेकिन हम यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए म्यू की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 तक इसकी लिमिट होती है। 0.5 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से कम नहीं होती। केवल एक ही कंडीशन है जब माइनस में वैल्यू होती है, वो होती है रिहो प्लास्टिक मटेरियल या बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए, जिसमें एग्जांपल आता है आपका टिश्यू पेपर आ गया, टिश्यू जिसे यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़। अब यहाँ पर ये मैं बता दूँ एक बार, 0 जो होती है म्यू की वैल्यू, 0 कॉर्क के लिए होती है बेटा, कॉर्क के लिए
ठीक है। जेई वाले क्वेश्चन से मैं आपको पीडीएफ में सारा डेटा दूंगा, आपका चॉइस है, पढ़ना चाहे पढ़ लें, आपके डिप्लोमा में से नहीं पूछेगा। और जो आप रबर देखते हैं ना, रबर जो इलास्टिक मटेरियल है, इसके लिए 0.5 होती है, ठीक है। मैं 2 वैल्यू सिर्फ आपको बताइए। इसके अलावा स्टील के लिए 0.28 होती है, एल्यूमिनियम के लिए 0.33 होती है, कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 मुझे याद है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना, जब आप आगे तक पढ़ेंगे, जेई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे इन फ्यूचर, तो आपको सारा डेटा याद कर लेना है। अभी के लिए जो मैं नोट्स दूंगा उसमें इनकी वैल्यू भी रहेंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ में, ये एसएससी जेई के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उसको समझने की कोशिश करें। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं तो उन्हें आप छोड़ दें नोट्स में, उनको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। आपके सिलेबस में जितना है उतना आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी होगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता है तो परेशान नहीं होना है। लेवल अप हो सकता है नोट्स का, वो जो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा। बिकॉज मैं डिप्लोमा के नोट्स अगर आपको देता तो अलग से मुझे लिखने पड़ते, इसलिए मैं एज इट इज जेई वाले नोट्स आपको दे रहा हूँ। बट वो दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे, कोशिश कीजिएगा समझने की। नहीं भी आते तो आप बता देंगे, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पूरा समझ में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसकी हम गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपको वो भी करा दिया जाएगा। फिलहाल ये बताइए, पॉइजन रेशियो भी क्लियर हो गया ना, तो आपके चारों इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। एक बार मैं इन सबको रफ करके, इन चारों में आपस में रिलेशन होता है, उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उन रिलेशन के मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, जो कि 3 फॉर्मूले हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो एसएससी जेईई में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे गए, आपकी बुक में भी उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो उन फॉर्मूलों को मैं आपके सामने एक बार लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से उनको याद कर लेंगे अच्छे से लिख करके। तो इन सब में रिलेशन देखो क्या होता है, हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं, इनके रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रिलेशन बिटवीन ई जी के म्यू, इन चारों में रिलेशन पर आधारित ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस भी हैं इन पर, तो आप इन्हें एक बार याद कर लेंगे। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या क्या है। पहला, ई और जी में रिलेशन है, अंदर म्यू तो रहेगा ही रहेगा। ई और जी में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, और के वाले में यहाँ 3k आता है, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। दोनों को याद कैसे करेंगे, छोटी सी ट्रिक सुन लीजिए, सिर्फ सुननी है, लिखनी नहीं है आपको। ट्रिक क्या, आप सभी सिम यूज करते हैं ना, सिम, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज करते हैं आप, तो आपको पता है पहले 2G आया होगा, उसके बाद 3G, फिर 4G, इस तरह से आते हैं ना। तो 2G आया है, जब 2G के बाद 3K आया होगा तो 2G में कुछ ऐड करेंगे तभी तो 3 बनेगा। 2G में एक ऐड किया गया तभी 3 बनाया ना, तो आप याद रखेंगे 2G वाले में ऐड होगा, 2G में कुछ ऐड होता है तब आता है 3, ठीक है। और 3 से अगर 2 लेना तो आपको यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब मैं साइन में कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइम पर, उसके लिए आपको बता रहा हूँ। 2G वाले में प्लस करना है, 3K वाले में माइनस करना है, क्योंकि 2 से 3 करने के लिए प्लस किया जाता है, ठीक है। तो 2G बराबर क्या हो गया, 2G के बाद 3G आता है, तो इसलिए याद रख सकते हैं आपके 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। 3K वाले में क्या आएगा, 3K 1 माइनस 2 म्यू, यहाँ पर 2 म्यू याद रखेंगे, माइनस वाले में 2 म्यू आता है, ठीक है। बाकी इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर ये वाला निकाल दिया है, इन दोनों को लेकर सॉल्व करके यहाँ निकालेंगे, यहाँ से म्यू को एलिमिनेट कर दिया है। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं ई बराबर कितना, 9kg अपॉन 3K प्लस जी, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूले भी समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो इलोंगेशन वाला पार्ट बचा है, इलोंगेशन रह गया केवल आपका, और थर्मल स्ट्रेस, इन दोनों पार्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा पूरा। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको स्टडी करेंगे, और उसके जस्ट बाद ही आपका SFD VMD वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहें। मैंने पढ़ाते समय आपसे एक बार भी नहीं कहा है कुछ भी, लेकिन अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है, आपकी हेल्प हो पाती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।